जैसा हमने अभी तक सीखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जिस तरीके से वेरिएशन होता है किसी भी चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, उसमें हमने पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड सीखी थी कैसी होती है। उसके बाद हमने ये भी सीखा कि अगर एक चार्ज लाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए जिसमें एक फाइनाइट लाइन होगी या इनफाइनाइट लाइन होगी या सेमी इनफाइनाइट लाइन होगी, तो उसमें उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा था कि अगर कोई सर्कुलर आर्क में हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है। आगे आने वाले समय पे हम ये भी सीखेंगे कि अगर हम चार्ज को किसी स्फेयर की सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या स्फेयर के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या हम एक प्लेन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो फिर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है। उसमें जाने के पहले अभी हम ये सीखेंगे आज कि अगर चार्ज रखे हैं तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है, ये तो हमने सीखा, लेकिन उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ विथ पोजीशन कैसे वैरी करता है, इस बात को हमें सीखना है। ठीक है, तो हम हेडिंग ये दे सकते हैं, ग्राफ ऑफ ई विद आर के संग कैसे ग्राफ ई का वैरी करता है। तो पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने सीखा था वो था के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्मूला है, इसमें क्यू को विदाउट साइन हम पुट करते थे और इस बात को समझते थे कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ये इससे दूर जाती है, नेगेटिव चार्ज होता है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आती है। दोनों की वैल्यूज वही है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, वैल्यूज वही है, बस डायरेक्शन दोनों में अपोजिट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम जब ग्राफ बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को राइट डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी तो उसको नेगेटिव लेंगे। तो साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन जो हम यूज करने वाले हैं वो ये होगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट में होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पॉजिटिव लिया करेंगे, और अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट में होगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नेगेटिव लिया करेंगे। साइन कन्वेंशन हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है और उसका फॉर्मूला ये है, तो इस फॉर्मूले से कह सकते हैं कि अगर ये आर जीरो की तरफ टेंड करने लगे, आर जीरो की तरफ टेंड करने लगे मतलब चार्ज पार्टिकल के एडजेसेंट पॉइंट्स में, बिल्कुल अगल बगल के पॉइंट्स में अगर देखा जाए तो आर उससे जीरो हो जाएगा, और अगर आर जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ टेंड करेगी? इनफाइनाइट की तरफ। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने जस्ट सराउंडिंग में, बहुत ही नजदीक वाले एडजेसेंट पॉइंट्स में ऑलमोस्ट इनफाइनाइट फील्ड या बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और वहीं अगर तुम चार्ज पार्टिकल से बहुत दूर चले जाते हो, आर इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, तो उसी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू जीरो की तरफ टेंड करेगी। तो लार्ज डिस्टेंस पर वो फील्ड जीरो हो जाती है, कम डिस्टेंस पर वो फील्ड इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन है और ये वैल्यूज हैं जो हमें याद रखनी है। अब अगर हम इन चीजों का ध्यान रखकर किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाए, तो मान लो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, ये कोई एक्सिस है, ये एक्सिस मान लो आर को रिप्रेजेंट करती है, और हम ये बनाना चाहते हैं कि अब इस एक्सिस के, ध्यान रखना हम क्या ग्राफ बना रहे हैं, हम इस एक्सिस में डिफरेंट पॉइंट्स में जब जाएंगे, इसी में मूव करेंगे या इधर मूव करेंगे, तो इन जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा या कितनी कम है जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, पहला काम होता है ग्राफ बनाने के लिए कि हमें यह समझना है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन इधर और इधर देखना है। तो अगर इधर देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट में होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दूर फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट में होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दोनों ही तरफ अपने से दूर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो पहला काम होता है कि हम डायरेक्शन डिफाइन कर दें कि किस तरफ फील्ड। दूसरा काम ये कि हम ये समझ गए कि ये फील्ड का डायरेक्शन राइट में है, राइट का मतलब पॉजिटिव, और चार्ज के जस्ट एडजेसेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होगी। तो ये ग्राफ स्टार्ट करेगा इन्फिनिटी से, बहुत हाई वैल्यू स्टार्ट करेगा। उसी तरीके से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट में है, लेफ्ट का मतलब नेगेटिव होता है, नेगेटिव होगा और जस्ट एडजेसेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इनफाइनाइट से स्टार्ट करेगी। जीरो कहां होगी? कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर जीरो प्रोड्यूस करता है तो वो उसे इनफाइनाइट दूरी पे करता है, तो ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा और ये धीरे धीरे जीरो की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है या आर की एक्सिस है, ये इन्फिनिटी पे जाके उसको टच करेगा।
जहां पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ हमने बनाया E वर्सेस R का एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। वहीं अगर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो कैसा ग्राफ बनता? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमने रख दिया, ये एक्सिस बना दी जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा इस लाइन के अलोंग। ठीक है, पहला काम डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज है, फील्ड उसकी तरफ, फील्ड उसकी तरफ, दोनों तरफ से फील्ड उसकी तरफ जा रही होगी। ठीक है, लेफ्ट का मतलब नेगेटिव चार्ज के एडजेसेंट पॉइंट पे इनफाइनाइट फील्ड, नेगेटिव मतलब नेगेटिव इंफिनिटी, राइट का मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी। अब ये कहां पे चला जाएगा? जीरो की तरफ, ये भी कहां चला जाएगा? जीरो की तरफ। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज का वेरिएशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि कैसे उसकी फील्ड आर के संग वैरी करती है। ठीक है, इतना करने के बाद हो सकता है कि हमारे पास सिस्टम में दो से ज्यादा चार्जेस आ जाएं। ठीक है, तो अभी हमने एक से ज्यादा चार्जेस आ जाएं। अभी हमने एक एक चार्ज का देखा, हो सकता है कि हमारे पास दो चार्ज हो। एक चार्ज हम यहां रख देते हैं Q का, ठीक है, और दूसरा चार्ज भी यहां रख देते हैं मान लो Q का, या 2Q का रख देते हैं मान लो। ठीक है, अब हमने ये एक्सिस बनाई है जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन चेक करना है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन पे वेरी कर रही है। यहां भी हम एक वाई एक्सिस बनाएंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रही है। ये भी एक वाई एक्सिस है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है चाहे जहां से बनाए। और हम ये चेक करना चाहेंगे कि ये तीन रीजन्स जो बने हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होगा। पहला काम डायरेक्शन डिफाइन करना। तो पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड उससे दूर जाएगी, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड इससे दूर जाएगी। यहां पर भी ये पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड इससे दूर जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड इससे दूर जाएगी। ठीक है, राइट का मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी, लेफ्ट का मतलब नेगेटिव इंफिनिटी, लेफ्ट का मतलब नेगेटिव इंफिनिटी, राइट का मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, तो पहले आप स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड कर लेंगे, पॉजिटिव इंफिनिटी है या नेगेटिव इंफिनिटी है। सेकेंडली हमें यह चेक करना है कि क्या इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जीरो होगी? इनफाइनाइट पे तो होगी ही होगी, उसके अलावा कहीं जीरो होगी? तो उसके लिए हम लोगों ने सीखा था कि जब भी हमको दो चार्जेस दिए होंगे, अगर वो दोनों चार्जेस सिमिलर नेचर के होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच में कहीं जीरो होती है। तो ये दोनों चार्जेस सिमिलर नेचर के हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच में कहीं पे जीरो होगी, और जो छोटा चार्ज होता है उसके नजदीक जीरो होगी। तो यहां पर कहीं पर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आ रही होगी, क्योंकि ये दोनों सिमिलर नेचर है तो बीच में और छोटे वाले चार्ज के नजदीक। जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ग्राफ उस एक्स एक्सिस को वहां पे कट करना जरूरी है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ना यहां जीरो है ना यहां जीरो है, तो ये जो जाएगा ये इंफिनिटी से जीरो की तरफ चला जाएगा, ये यहां से जाएगा ये इंफिनिटी से जीरो की तरफ चला जाएगा। बीच वाले हिस्से में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है तो ये इनफाइनाइट से स्टार्ट करेगा, यहां पे कट करेगा और ये ग्राफ इस तरीके से चला जाएगा। यहां पे कहीं पर बीच में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की कंबाइंड जीरो आती है। ठीक है, कहां पर आती है ये भी तरीका हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, जब ये सीखा गया था कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है उसको निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अब चार्जेस सिमिलर नेचर के थे, हो सकता है कि चार्जेस अपोजिट नेचर के हों। तो एक चार्ज 3Q का है, एक चार्ज माइनस 2Q का है, और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होंगे, और अब इनका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन विद डिस्टेंस r कैसा होता है ये सीखना है। जब चार्जेस अपोजिट नेचर के होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होती है? तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है या तो लेफ्ट में या राइट में। ठीक है, लेफ्ट और राइट में भी किधर? जो चार्ज छोटी वैल्यू का होता है, जैसे 3Q और माइनस 2Q में 2 छोटा है तो कहीं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। उसके बाद अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाते समय आपको पहले डायरेक्शन डिफाइन कर लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों तरफ से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, पॉजिटिव चार्ज से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। लेफ्ट का मतलब नेगेटिव इंफिनिटी, यहां पे उल्टा हो गया, लेफ्ट का मतलब नेगेटिव इंफिनिटी, राइट का मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी, राइट का मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी,
लेफ्ट का मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन कर लिए, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे कहीं जीरो नहीं है, यहाँ पे कहीं जीरो नहीं है, तो ये ग्राफ यहाँ पे सिंपली ऐसा चला जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहीं नहीं है, मतलब ये ग्राफ जो बनेगा इसको कट कहीं नहीं करेगा। ठीक है, और कट कर कहीं नहीं करेगा तो इस तरीके से एक पैराबोला बन रहा होगा, पैराबोला जैसा शेप बन रहा होगा, पैराबोला कहना गलत होगा, पैराबोला जैसा शेप बन रहा होगा। और ये सिमेट्रिकल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों चार्जेस अलग अलग वैल्यू के हैं, तो कहीं ये राइट में थोड़ा सा ज्यादा शिफ्ट हुआ होगा, बस ये अंतर है। हमें रफ ग्राफ बनाना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये जो ग्राफ बनाएंगे ये इसको यहाँ पे जरूर कट करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है। और कट करने के बाद ऐसा नहीं हमेशा बढ़ता जाएगा, अब ये कम होगा और फिर ये वापस जीरो की तरफ बढ़ता जाएगा। जैसे ये जीरो की तरफ बढ़ता जा रहा है, वहां से कम होगा और वो जीरो की तरफ बढ़ता जाएगा। रीजन यही है कि अगर तुम इन दोनों चार्जेस से बहुत ज्यादा दूर पर चले जाओ तो वो दोनों चार्जेस की कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे नेट जीरो मिल रही होगी, लार्ज डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका है कि हम किसी भी चार्ज के लिए ग्राफ बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ कैसे हो रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में अब हम ये सीखते हैं कि हमने चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सीखी है, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन और आर्क में इस चार्ज को रखा है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन की वजह सीखी है। बाकी और भी कुछ चीजें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड हम सीखेंगे। ठीक है, कंडक्टर को अगर हम कोई भी चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसकी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है इस बात को समझते हैं और कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज भी समझते हैं। कंडक्टर एक इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन अभी हमारा फिलहाल उसका जो डिस्कशन रहेगा वो डिस्कशन उसका रहेगा कि अगर हम कंडक्टर की सरफेस पर चार्ज देते हैं तो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है। ठीक है, तो उसके लिए कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम समझते हैं। कंडक्टर के पास खास बात यह होती है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इंसुलेटर के पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने से होता क्या है कि अगर आप उसके सामने कोई चार्ज रख देते थे, जैसा कि हमने पहली क्लास में सीखा था कि अगर हम कोई भी चार्ज रख देते थे तो वो अगर पॉजिटिव चार्ज रखा होता था तो वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता था, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता था और कंडक्टर के सरफेस में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जनरेट हो जाते थे। ठीक है, तो कंडक्टर के सरफेस पे जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जनरेट होते थे उनका नाम हम लोगों ने क्या लिखा था, इंड्यूस्ड चार्जेस उनको कहते थे। ठीक है, जितना इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज आता है उतना ही इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज आता है। नेट इंड्यूस्ड चार्ज हमेशा जीरो होता है, लेकिन इंड्यूस्ड चार्ज उसकी सरफेस में आता जरूर है। ठीक है, अब ये इंड्यूस्ड चार्ज जो भी आया है इसके बारे में अगर हम समझना चाहें या और भी कंडक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में समझना चाहें तो एक एक करके समझते हैं। पहला ये है कि चार्ज गिवन टू द conductor gets distributed at its outer surface। ठीक है, इनर सरफेस की बात मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूं, उसके लिए हम बाद में सीखेंगे कैविटी वाला पार्ट क्या होता है। लेकिन अगर कोई भी कंडक्टर है और इस कंडक्टर के ऊपर आप कोई भी चार्ज लाकर दे देते हैं तो जो भी चार्ज आप कंडक्टर के ऊपर लाके देंगे वो चार्ज सिर्फ उसकी बाहरी सरफेस में आकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब कंडक्टर की जो भी आउटर सरफेस दिख रही है ये सारा का सारा चार्ज इसकी आउटर सरफेस में ही इकट्ठा हो जाएगा, इसके अंदरूनी पार्ट में कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, आप ये सोचना चाहें तो आप एक एक्सप्लेनेशन ये सोच सकते हैं कि हम कोई भी चार्ज जब देते हैं तो एक्चुअली वो पॉजिटिव चार्ज नहीं देते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को ही या तो ट्रांसफर करते हैं या उससे निकाल लेते हैं, यही दो चीजें होती हैं। तो आप इसको नेगेटिव चार्ज की तरह समझें कि अगर हमने इसको नेगेटिव चार्ज ले जाकर दिया, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज ले जाकर दिया तो
वो कई सारे इलेक्ट्रॉन से बना होगा, और वो इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और दूर अगर जाएंगे तो वो उसकी सरफेस पे ही जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन कोई कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसलिए उसकी बाहरी सरफेस में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर यही इंसुलेटर होता तो आपने अगर उसको चार्ज दिया तो वहीं रुक जाता, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, कंडक्टर के अंदर कर सकते हैं, इसलिए कंडक्टर के अंदर चार्जेस बाहरी सरफेस में चले जाते हैं, जिससे कि सिस्टम अपने आप को ज्यादा स्टेबल कर पाएगा। ठीक है, दूसरा एक्सप्लेनेशन गॉस लॉ से आता है, हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, ठीक है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, गॉस लॉ ये कहता है कि इस कंडक्टर के अंदर एक्चुअली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी है तो सारा चार्ज सरफेस में चला जाएगा। तो क्योंकि गॉस लॉ नहीं पढ़ा है तो फिलहाल आप इतना मान के चलें कि ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से रिपेल करके सरफेस में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी रहेगी जिसको याद रखनी है। दूसरी कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है? दूसरी प्रॉपर्टी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड conductor is always zero। ठीक है, कभी भी हम कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। ठीक है, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो आती है। ठीक है, तो कंडक्टर की हम जब भी बात करेंगे, कोई भी कंडक्टर अगर हमने लिया है, चाहे उसकी सरफेस में चार्जेस हो या ना हो, इस कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, जब शील्ड बनाते हैं तो यही वह बताता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो है। ठीक है, गॉस लॉ से भी इस बात को हम करते हैं कि एक्चुअली अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो उसकी से इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना पड़ेगा। फ्लक्स जीरो होता है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ठीक है, तो जब गॉस लॉ हम पढ़ेंगे तो उससे रिलेट कर पाएंगे। फिलहाल आप ये मान के चलें कि कंडक्टर के इंटरनल पार्ट में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो अगर कंडक्टर के इंटरनल पार्ट में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता तुम्हें, मैं ये कहता कि ये कोई भी कंडक्टर है। ठीक है, कोई भी कंडक्टर है और हमने इस यहां पर एक Q का चार्ज रख दिया, और ये Q का चार्ज जो रखा है ये इस पॉइंट P से R की दूरी पर है। ठीक है, क्या हम जब एक Q का चार्ज रखेंगे तो हम पहले ही समझ चुके हैं, सीख चुके हैं इस बात को कि हम किसी भी कंडक्टर के सामने कोई चार्ज रखते हैं तो ये चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इसकी इस सरफेस में नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, और इस वाली सरफेस पे उतने ही अमाउंट के पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुए हैं ये इसलिए हुए हैं जिससे कि कंडक्टर के अंदर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर पाए। तो क्वेश्चन है, ये पूछ सकता हूं कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to induced charges। ठीक है, ये जो सिर्फ इंड्यूस्ड चार्जेस हैं इनकी वजह से इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिर्फ इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से। आपको यह पता होना चाहिए कि P पॉइंट कंडक्टर के अंदर है, तो P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा जीरो होनी पड़ेगी। ठीक है, अब P पॉइंट पर फील्ड प्रोड्यूस कौन कौन कर रहा है? एक तो ये Q का चार्ज है, ये प्रोड्यूस कर रहा होगा, और सरफेस पे बने हुए इंड्यूस चार्जेस हैं वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे। Q का चार्ज फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा, क्या वो अपने से दूर प्रोड्यूस करेगा? तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज जो Q का रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट चार्ज है तो उसकी फील्ड का फॉर्मूला Q/r² पता है। ये जो इंड्यूस चार्जेस हैं ये फील्ड इस Q के चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे होंगे, जिसको मैंने इंड्यूस चार्ज की फील्ड कहा है,
और ये इंड्यूस चार्जेस जो फील्ड बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि एक्सटर्नल चार्ज की फील्ड को कैंसिल कर पाए, और अगर कैंसिल कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि उस पॉइंट पी पर जो इंड्यूस चार्जेस की फील्ड आई है वो मैग्नीट्यूड वाइज एक्सटर्नल चार्ज की फील्ड के बराबर होगी। दोनों चार्जेस बराबर मैग्नीट्यूड की फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होने चाहिए। और इस एक्सटर्नल चार्ज की फील्ड का फॉर्मूला हमको पता है, क्यू के चार्ज से अगर आर की दूरी पे जाते हैं तो फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है। इसका मतलब ये इंड्यूस चार्ज भी के क्यू बाय आर स्क्वायर के बराबर की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। ये इंड्यूस चार्जेस की फील्ड इधर होगी और ये क्यू एक्सटर्नल की फील्ड इधर होगी, दोनों आपस में कैंसिल करके इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर देंगे। ठीक है, तो कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी में हमने ये सीखा कि पहली प्रॉपर्टी तो ये थी कि जो भी चार्ज देंगे वो सरफेस में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, और दूसरी प्रॉपर्टी ये कि कंडक्टर के इंटरनल हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो हमेशा जीरो आती है। ठीक है, बाकी कंडक्टर के लिए कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ठीक है, कंडक्टर के लिए जो अगली प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हम कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें या हम कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल चार्ज के सामने रख दें, तो फिर कंडक्टर की सरफेस में जो भी चार्जेस इंड्यूस होते हैं वो तो होते हैं, कंडक्टर के अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, लेकिन कंडक्टर के बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही। तो जो थर्ड पॉइंट है वो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्ट्राइक्स perpendicularly to surface of कंडक्टर। ठीक है, मतलब ये है कि कोई भी कंडक्टर आपको दिया होगा, किसी भी शेप और साइज का दिया है। ठीक है, मान लो ये कोई कंडक्टर, अगर हम इस कंडक्टर को, अगर ये कंडक्टर नहीं था तो हो सकता है कि बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर रही होती। मान लो ये कंडक्टर नहीं था तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ट्रैवल कर रही होती। ठीक है, किसकी वजह से ट्रैवल कर रही होती हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है एक चार्ज हो, 100 चार्ज हो, उन्होंने ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया। लेकिन अगर आप इसको एक कंडक्टर के यहां इसके बीच में कंडक्टर रख दो, तो जैसे ही आप कंडक्टर इसके बीच में रखेंगे तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। इसका मतलब अंदर के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो कंडक्टर के अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। लेकिन साथ ही साथ एक और बात होती है यहां पर कि अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर की सरफेस में जब टकराती है तो ये डायरेक्शन हमेशा उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से टकराएगी, ये हमेशा उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टकराएगी। अब ऐसा क्यों होता है इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी, लेकिन फिलहाल ये समझना है कि ये पॉइंट ये बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी कंडक्टर की सरफेस पे टकराती है या कंडक्टर की सरफेस से निकलती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाती है। ठीक है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। एक्चुअली इसका एक्सप्लेनेशन आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इस कंडक्टर को रखा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है एक अकेला चार्ज प्रोड्यूस कर रहा हो, जो भी हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुई क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसलिए हुई क्योंकि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही थी उसको कैंसिल करने के लिए इसकी सरफेस में इंड्यूस चार्जेस आ गए होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी तो इधर नेगेटिव इंड्यूस चार्जेस आ गए होंगे, इधर पॉजिटिव इंड्यूस चार्जेस आ गए होंगे, और उन्होंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर दिया होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो हो चुकी होगी। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों हुई? इंड्यूस चार्जेस ने करी। अब होता क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर को परपेंडिकुलर नहीं टकराती, ठीक है, मान लो ये कंडक्टर की कोई सरफेस है, ये कंडक्टर की सरफेस है मान लो, और मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे टकरा रही। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे टकराएगी तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल हो जाएगा, एक कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है,
परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट तो है ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टकरा रही है तो बता ही रहा है, वो तो है ही है। पैरेलल क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि इस कंडक्टर की सरफेस में जो भी इंड्यूस चार्जेस आए थे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के पैरेलल होती तो ये सरफेस के पैरेलल होने से वो उन चार्जेस पर फोर्स लगाती, और जो चार्जेस इसकी सरफेस पे इंड्यूस हुए थे वो रुकते नहीं, वो चलने लगते, क्योंकि फोर्स लगेगा तो चार्जेस मोशन करेंगे, और अगर चार्जेस मोशन करने लगेंगे तो ये तब तक मोशन करेंगे जब तक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब उस समय की कंडीशन जब चार्जेस स्टैटिक हो चुके होंगे, और जितने भी फोर्स लगा होगा ये फोर्स तब तक लगता रहेगा जब तक कि चार्जेस को मोशन करवा करवा कर स्टैटिक ना करवा दे, और एक बार चार्ज स्टैटिक हो जाएगा तो ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस स्टैटिक, और चार्जेस स्टैटिक तब होंगे जब ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जब टकराती है तो सरफेस के परपेंडिकुलर टकराती है। दूसरा एक एक्सप्लेनेशन और आता है इसका, वो पोटेंशियल से हम समझ सकते हैं। अभी हमने पोटेंशियल पढ़ा नहीं है, लेकिन हम जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा कंडक्टर एक बराबर इक्वल पोटेंशियल का एक सरफेस होता है। इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होता है, और कोई भी सरफेस ऐसी जिसमें हर पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलरली होती है। हो सकता है अभी समझ में ना आए, आगे जब पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। फिलहाल ये एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट है अपने आप में बताने के लिए कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर ही स्ट्राइक करेगी, इसका कोई भी कंपोनेंट पैरेलल नहीं हो सकता। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडक्टर की प्रॉपर्टी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। आगे हम कैविटी भी पढ़ते हैं कि अगर हम कैविटी बनाते हैं तब क्या होता है। तो कैविटी के लिए भी मैं बता देता हूं होता क्या। कंडक्टर के पास अगर कैविटी भी होती है, ठीक है, अब कैविटी का मतलब क्या होता है, जैसे ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में से हमने कुछ जगह काट के निकाल दी, तो बेसिकली हमारे पास जो कंडक्टर बच रहा है वो ये बच रहा है, ये कंडक्टर अंदर खोखला है, खाली जगह इस कैविटी। ठीक है, अब अगर तुम इसमें कोई भी चार्ज दोगे तो वो चार्ज इसकी कौन सी सरफेस में चला जाएगा? बाहरी सरफेस में चला जाएगा। ठीक है, वो यहां पर भी ट्रू है, वो तो अभी भी ट्रू है। तो ये जो भी चार्ज आपने दिया, ये चार्ज इसकी बाहरी सरफेस में चला गया, और बाहरी सरफेस में चार्ज मिलाकर टोटल कितना है? कैपिटल क्यू का हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप इस को कोई चार्ज मान लो फिलहाल नहीं देते हैं, मान लिया जाए कोई भी चार्ज नहीं दिया है, तो कोई भी चार्ज अगर नहीं दिया है तो इसके पास फिलहाल कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इसमें कोई भी चार्ज इसके कैविटी के अंदर रख देते हैं, खाली जगह में रख देते हैं, ध्यान रखेंगे कि हमने इसको इसकी सरफेस से टच नहीं कराया है। जैसे ही टच करा दोगे सारा चार्ज बाहर भाग जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने टच नहीं कराया है तो कैविटी के अंदर रुका हो सकता है। अब अगर हमने Q का चार्ज यहां पे रखा, तो क्या ये Q का चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ये अपने अगल बगल के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लगेगा, और अगर ये Q का चार्ज अपने सारे अगल बगल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ आएंगे, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसकी इंटरनल सरफेस में जाकर इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो टोटल चार्ज इकट्ठा होता है इसकी वैल्यू -Q के बराबर आती है। तो अगर आपने कैविटी में स्मॉल q का चार्ज रखा है तो कैविटी की इंटरनल सरफेस में -Q का चार्ज इंड्यूस हो जाता है, जिसको कि गॉस लॉ से प्रूव किया जा सकता है कि क्यों आया। ठीक है, आप मान के चलेंगे इतना आता है। और हमें पता है कि अगर ये इंड्यूस चार्ज है, बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आए अंदर इकट्ठा हो गए, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आके अंदर इकट्ठा हो गए तो क्या बाहर वाली सरफेस में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जो इकट्ठा होगा इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी? यही -Q का अपोजिट +Q। ठीक है, तो अगर आपने Q का चार्ज कैविटी में रखा, इधर -Q का चार्ज आ जाता है, इधर +Q का चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैविटी के अंदर होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर का मटेरियल नहीं है, कंडक्टर का मटेरियल तो ये है, और अगर ये कंडक्टर का मटेरियल है
तो इस कंडक्टर के मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0 होगी। और फिर जैसे ही आप कंडक्टर के बाहर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से आ जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां से आएगी ये हमेशा कंडक्टर की सरफेस के कैसे होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकलेगी, बाहर निकलेगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि अगर हम कैविटी के अंदर किसी चार्ज को रख देते हैं तो अंदर वाली सरफेस में उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, बाहर वाली सरफेस में उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। कंडक्टर के अंदर मटेरियल में फील्ड 0 होती है, कैविटी में फील्ड होती है, बाहर कंडक्टर के बाहर फील्ड होती है, अंदर कोई फील्ड नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम कंडक्टर की कैविटी बनाते हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे जाके हम इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे, समझेंगे कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज हैं वो बता रहा हूं, तो इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझते हैं कि कंडक्टर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक स्फेरिकल कंडक्टर से हमें सीखनी है। ठीक है, तो स्फेरिकल कंडक्टर से सीखने के लिए हम हेडिंग ये दे सकते हैं कि पहले तो हम सीखते हैं कि शेल थ्योरम क्या है। शेल थ्योरम, शेल का मतलब होता है हॉलो स्फीयर, थिन हॉलो स्फीयर। ठीक है, तो शेल का मतलब हम कह रहे हैं कि हमारे पास थिन हॉलो स्फीयर है, और अगर थिन हॉलो स्फीयर है और ये एक बहुत ही स्मॉल थिकनेस का एक स्फीयर, इसकी थिकनेस बहुत ही कम है। ठीक है, अब अगर अंदर खोखला है, अंदर पूरा खाली है, बाहर तो ऑब्वियसली खाली है ही, अगर आपने इसके सरफेस में किसी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये चार्ज इसकी सरफेस में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। शेल थ्योरम ये बताता है कि अगर ये चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, मान लो यूनिफॉर्मली किया हुआ है, ठीक है, तो इस शेल के अंदर के हर पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है। ठीक है, इस शेल के हर इंटरनल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमेशा 0 आएगी। तो अगर आपने शेल पर चार्ज दिया है तो उसके इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ये तो शेल थी। ठीक है, हो सकता है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर होता। अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर होता और हम उस कंडक्टिंग स्फीयर को हॉलो भी ले सकते हैं और मान लो सॉलिड भी ले सकते हैं। मान लो ये पूरा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो होगा तो यही केस बन जाएगा। सॉलिड होता तो क्या होता? अगर हम इस पे कोई भी चार्ज ले जाकर देते तो हमें यह पता है कि कंडक्टर के ऊपर हम जो भी चार्ज देते हैं क्या वो उसकी बाहरी सरफेस में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है सिर्फ? तो अगर ये चार्ज इसकी बाहरी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो क्या ये डायग्राम कुछ इसी डायग्राम की तरह ही है चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में? क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं था, ये तो खाली इतना स्फीयर ही था तो चार्ज उसमें ही आना था। यहाँ पे अंदर भी कंडक्टर था, लेकिन आप अगर चार्ज दोगे तो डिस्ट्रीब्यूट उसकी सरफेस में ही होने वाला है, और अगर सरफेस में होने वाला है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल है। आप ये कह सकते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर के हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी। इसका मतलब अगर हम, और होनी भी चाहिए क्योंकि कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो अगर एक कंडक्टर का मटेरियल है, सॉलिड कंडक्टर होता या हॉलो कंडक्टर होता, उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 आती है। ठीक है, अंदर तो 0 आती है लेकिन सरफेस और बाहर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इस बात को भी समझते हैं। अगर आपने इसके सेंटर से, अब यहां पे 2 केस आते हैं, एक्चुअली 3 केस आते हैं कि हम इस स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, हम इसकी सरफेस में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, या हम इसके बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, तो स्मॉल आर सेंटर से दूरी है,
ये अंदर भी हो सकता है, सरफेस में भी हो सकता है। यहाँ पे r इज लेस देन कैपिटल R है, यहाँ पे r इज इक्वल टू कैपिटल R है, यहाँ पे r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि अगर हम कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पर होते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। लेकिन सरफेस पे 0 नहीं होती है, ना ही सरफेस के बाहरी किसी पॉइंट पे 0 होती है। तो फील्ड कितनी होती है? तो उसके लिए आप ऐसा मान लें, मैं वैल्यू बता रहा हूं, ठीक है, डेरिवेशन गॉस लॉ से कर लेते हैं हम लोग, लेकिन इसकी वैल्यू बता रहा हूं। वैल्यू ये है कि अगर आप स्फेयर के सरफेस में या स्फेयर की सरफेस के बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि जो भी कैपिटल Q का चार्ज इस स्फेयर को दिया गया था, जो उसकी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट था, ये सारा का सारा चार्ज हम इस स्फेयर के सेंटर में एज्यूम कर सकते हैं। कब? जब हमें फील्ड सरफेस में या बाहर निकालनी, अंदर निकालनी है तो वो फील्ड 0 है। लेकिन अगर हमें इसकी वजह से फील्ड सरफेस में निकालनी है या बाहर निकालनी है, तो ये Q का चार्ज, हम इसके पूरा चार्ज Q का इकट्ठा करके हम सेंटर पे पॉइंट चार्ज रख देंगे। और अगर सेंटर पे पॉइंट चार्ज रखा होता तो इस Q के चार्ज की वजह से यहां पे फील्ड कितनी आती, KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर, और यहां पे कितनी आती, KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर। तो क्या कह सकते हैं कि सरफेस फील्ड का फॉर्मूला हो जाता KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर, और सरफेस के बाहर फॉर्मूला हो जाता KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर। और ये फॉर्मूला कैसे आया है, हमने क्या एज्यूम किया है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस और outside the surface of कंडक्टर, कंडक्टर नहीं, कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हैं हम लोग, कंडक्टिंग स्फीयर, we can assume all the charge to be at the center of the conducting sphere। ठीक है, मतलब हम अगर कंडक्टर के सरफेस पे फील्ड निकालना चाहते हैं या बाहर फील्ड निकालना चाहते हैं, तो कंडक्टर के ऊपर तुमने जितना भी चार्ज दिया था कैपिटल Q का, वो सारा चार्ज इसके सेंटर पे माना जा सकता है, और उस Q के चार्ज से यहाँ पर फील्ड KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर, और यहाँ पे फील्ड KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ पे KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर। जितनी दूरी है, जैसे Q का चार्ज अपने से R की दूरी पे कितनी फील्ड बनाता है, KQ बाई R स्क्वायर, वही फॉर्मूला है KQ बाई R स्क्वायर, लेकिन यहाँ स्मॉल r कैपिटल बराबर, तो ये हो गया, यहाँ पे KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है तो स्मॉल r यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम इस बात को समझते हैं कि कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो हो सकता है कि एक से ज्यादा कंडक्टर हो जाए। तो ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। ठीक है, तो अगर इसमें है क्या कि ये दो हॉलो कंडक्टर्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पूरा सॉलिड था, ये अकेला एक थिन हॉलो कंडक्टर है, ये दूसरा एक थिन हॉलो कंडक्टर है। इस पे हमने चार्ज ले जाके दिया है Q1, इस पे चार्ज ले जाके दिया है Q2। Q1 का चार्ज इसकी सरफेस में आ चुका है, Q2 का चार्ज इसकी सरफेस में आ चुका है। सोच रहे होगे इंड्यूस चार्जेस क्या है, आएंगे इंड्यूस चार्जेस, लेकिन हमें फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इंड्यूस चार्जेस को लिखने की जरूरत नहीं है। इंड्यूस चार्जेस कब जरूरत होती है मैं बताऊंगा। अगर बिना इंड्यूस चार्जेस के हम किसी चीज को कर सकते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम बिना इंड्यूस चार्जेस के करते हैं। तो हम फिलहाल इंड्यूस चार्जेस के बारे में कोई भी चीज नहीं सोचेंगे। हम ये सोचेंगे इसको Q1 मिला है, इसको Q2 मिला है, ये डिस्टेंस R1 का रेडियस है, ये डिस्टेंस R2 का रेडियस है। ठीक है, मान लो मैं डिफरेंट पॉइंट्स कहता हूं, यहां पर फील्ड निकालनी है एक पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं पॉइंट P। ठीक है, या पॉइंट A कह देते हैं यहां पर इस पॉइंट को, इस पॉइंट को पॉइंट B कह देते हैं, इस पॉइंट को पॉइंट C कह देते हैं। क्या इन तीन पॉइंट पर फील्ड निकाली जा सकती है? तो अगर हम इन तीन पॉइंट पर फील्ड निकालते हैं तो हमें फील्ड पता करनी है, फील्ड एट पॉइंट A,
फील्ड एट पॉइंट बी एंड फील्ड एट पॉइंट सी, ये हमको पता करना है। तो कैसे पता किया जाएगा, वही तरीका है। ठीक है, तरीका ये है कि अगर हम पॉइंट ए पर फील्ड निकालते हैं तो क्या पॉइंट ए इस कंडक्टर के अंदर है? इंटरनल पॉइंट पर फील्ड 0 होती है। ठीक है, पॉइंट ए इस कंडक्टर के अंदर है और इसके भी अंदर है, मतलब अगर पॉइंट ए इसके भी अंदर है, इसके भी अंदर है, तो कोई फील्ड नहीं बनाएगा, फील्ड 0 है, क्योंकि किसी भी शेल के अंदर फील्ड नहीं होती है, फील्ड हमेशा शेल के बाहर होती है। तो इसने भी 0 बनाई, इसने भी 0 बनाई, ए पे 0। बी पर क्या हो, बी वाला पॉइंट इसके तो अंदर है लेकिन क्या इसके बाहर है, और अगर इसके बाहर है तो फिर फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के को कौन सा चार्ज, Q1 का चार्ज, क्योंकि हमें यहां पे फील्ड निकालनी है तो इसके अंदर जितना चार्ज था वो सारा का सारा चार्ज इस स्फीयर के सेंटर पे मान लिया गया, और अगर सेंटर से दूरी स्मॉल r की है तो हम फील्ड लिख सकते हैं KQ1 बाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आई। उसी तरीके से अगर हमें पॉइंट सी पर फील्ड निकालनी है तो पॉइंट सी क्या दोनों स्फीयर के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, और अगर दोनों स्फीयर के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है तो इस पॉइंट सी के अंदर जो स्फीयर है Q1 वाला, इस Q1 का सारा चार्ज इसके सेंटर में आ जाएगा, इस Q2 का सारा चार्ज इसके सेंटर पे आ जाएगा, तो सेंटर पे टोटल चार्ज कितना आ चुका है, Q1 प्लस Q2, और ये Q1 प्लस Q2 से दूरी अगर स्मॉल r की है तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जानी चाहिए K टाइम्स ऑफ Q1 प्लस Q2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, r उस पॉइंट की दूरी सेंटर से है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कि फील्ड हमें एक स्फीयर या दो स्फीयर या हो सकता है 3 स्फीयर होते, उनकी वजह से फील्ड हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडक्टिंग स्फीयर के फील्ड का फॉर्मूला है, इंटरनल पॉइंट, सरफेस और एक्सटर्नल। ठीक है, जो हमें याद रखना है। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जैसे कंडक्टर की वजह से निकाली, इसमें कुछ और चीजें हैं जो हम समझते हैं। एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज डेंसिटी ऑफ सरफेस, एक्चुअली चार्ज डेंसिटी की जगह हम इसको पूरा नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। तो कोई भी स्फीयर जिसमें हमने चार्ज दिया है वो चार्ज इसकी सरफेस में आने वाला है, और सरफेस में अगर आने वाला है तो हम इसके सरफेस की चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। पहली बात तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी तब होती है जब चार्ज किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस सिंबल से? सिग्मा से। और ये सिग्मा होता है कि कितना चार्ज है और कितना एरिया है, चार्ज बाय एरिया का रेशियो सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मैंने इसको ले जाकर Q का चार्ज दे दिया, और अगर इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल R के बराबर है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लिख सकते हैं? Q डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का? 4 पाई r स्क्वायर। तो ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ये बताओ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है सरफेस पे? तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ बाई r स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। ठीक है, और अगर KQ बाई r स्क्वायर फॉर्मूला है तो हम क्या लिख सकते हैं कि K को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई r स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस में अगर आप ध्यान दें तो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर, ये टर्म क्या बता रहा है? ये बता रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा की वैल्यू बता रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस में जो होती है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका मतलब किसी भी स्फीयर के सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
और अगर हम सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आती है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा हम ये समझते हैं कि भाई ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसका सिग्मा ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी, सिग्मा कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी। ठीक है, ये फील्ड सरफेस या सरफेस के इनफाइनाइटली स्मॉलेस्ट या इनफाइनाइटली नियरेस्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, या तो सरफेस या सरफेस के इतना करीब पॉइंट की वो डिस्टेंस बहुत कम होगा, वहां पर भी हम फील्ड की वैल्यू को उसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात ये आती है कि ठीक है, अगर हम किसी भी स्फेयर को जब चार्ज देते हैं, ठीक है, तो हमने Q का चार्ज दिया R के स्फेयर के रेडियस को, तो अगर हम सेम चार्ज देते हैं दो स्फेयर को, सेम चार्ज देते हैं दो स्फेयर को, तो चार्ज अगर सेम है तो सिग्मा उसका ज्यादा होगा जिसका रेडियस कम होगा। ठीक है, अगर हम सेम चार्ज दे रहे हैं तो सिग्मा उसका ज्यादा होगा जिसका रेडियस कम होगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि अगर कोई स्फेयर जिसका रेडियस कम है और एक स्फेयर जिसका रेडियस ज्यादा है, अगर आप दोनों को Q का चार्ज दे दो तो क्या दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी? नहीं होगी। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 होगी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 होगी, और सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे उतना ही चार्ज कम सरफेस एरिया पे आ रहा है। तो चार्ज तो उतना ही है, एरिया कम ले रहा है, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 से ज्यादा होगा, और सिग्मा 1 सिग्मा 2 से ज्यादा होगा मतलब इसके नजदीक वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी, इसकी सरफेस के नजदीक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी और इसकी सरफेस के नजदीक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होंगी। जितना छोटा रेडियस होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। तो छोटे स्फेयर पे जब हम चार्ज देंगे तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बड़े स्फेयर पे जब चार्ज देंगे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितने छोटे सरफेस के लिए आती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और इलेक्ट्रिक फील्ड से सरफेस चार्ज डेंसिटी से हम ये निकाल सकते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंगली ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होती है। ठीक है, इसके हम लोग सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमने कंडक्टिंग स्फीयर से सीखी, कंडक्टर के संग क्या था कि हम जो भी चार्ज दे रहे थे वो उसके एक्सटर्नल सरफेस पे ही आता था। लेकिन अगर हम कोई इंसुलेटर लें जिसमें हम चार्ज को दें तो वो चार्ज जो है वो सिर्फ उसकी सरफेस पे नहीं आएगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली फ्लो कर सकते हैं। इंसुलेटर के अंदर चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते, अब चार्ज को जहां रख दोगे चार्ज वहीं रुक जाएगा। तो अगर हम इंसुलेटर में चार्ज देते हैं तो चार्ज हम उसके पूरे वॉल्यूम में बांट सकते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम हम जो बांटते हैं वो हम यूनिफॉर्मली भी बांट सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली बांट सकते हैं। तो हम दोनों केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सीखेंगे कि कितनी आती है और कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम पहले हेडिंग देते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्फीयर। जब भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्फीयर मतलब इसका मतलब यह है कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल वॉल्यूम, एक इसका मतलब यह आता है। ठीक है, और दूसरा मतलब यह है कि जो स्फीयर है इज नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग होता तो चार्ज क्या पूरे वॉल्यूम में आता? नहीं आता, वो सरफेस में चला जाता। तो जो स्फीयर है वो नॉन कंडक्टिंग है या इंसुलेटर। अब अगर आपके पास एक स्फीयर है जिसमें कि चार्ज हमने जो Q दिया वो Q का चार्ज इसकी पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, तो इस पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से हम ये पता लगाएंगे कि अब इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो अगेन हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिलते हैं, एक बाहर के किसी पॉइंट पर, एक सरफेस से किसी पॉइंट पर, एक अंदर के किसी पॉइंट पर। जब तुम स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर फील्ड निकाल रहे हो, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, एक ये पॉइंट हो जाता है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R एंड स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, जैसा हमने कंडक्टिंग स्फीयर के लिए सीखा कि अगर हम इसमें टोटल
क्यू का चार्ज देते थे तो वो उसकी सरफेस में खाली आता था, लेकिन नॉन कंडक्टिंग में चार्ज पूरे वॉल्यूम में आ चुका है। ठीक है, अब अगर हम इस स्फेयर की वजह से बाहरी किसी पॉइंट पर फील्ड निकालते हैं या सरफेस पे फील्ड निकालते हैं, तो अभी भी हम वही तरीका अपना सकते हैं कि अगर हमें किसी भी बाहरी पॉइंट पर फील्ड निकालनी है या सरफेस से फील्ड निकालनी है, तो उस पॉइंट के अंदर जितना चार्ज है वो हम इसके सेंटर पर इकट्ठा है मान सकते हैं। इसका मतलब अगर आपको फील्ड निकालनी है किसी बाहरी पॉइंट पर, तो क्योंकि ये पॉइंट बाहरी है तो आप ये मान सकते हो कि इसके अंदर जितना चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पर इकट्ठा है। और अगर वो सारा चार्ज सेंटर पर इकट्ठा हो गया तो उस चार्ज की वैल्यू कैपिटल क्यू की है, और उससे अगर ये दूरी स्मॉल आर की है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए भी यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वहीं अगर हमें इसकी वजह से फील्ड सरफेस में निकालनी है, तो जब हम इसकी वजह से फील्ड सरफेस में निकालनी है तो सरफेस में निकालनी है तब भी हम ये बात एज्यूम कर सकते हैं कि हम ये सारा चार्ज सेंटर में मान लेंगे और सेंटर पर फील्ड आ जाएगी के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये दोनों जगहों पर कोई दिक्कत नहीं है, ये वही तरीका था जो कंडक्टर का था। लेकिन अगर हम किसी इंटरनल पॉइंट पर चार्ज निकालते, फील्ड निकालना चाहते हैं, यहां पर फील्ड निकालना चाहते हैं, तो यहां पर कंडक्टर में क्या होता था कि ये सारा का सारा चार्ज क्योंकि सरफेस में होता था तो इस पॉइंट के अंदर कोई चार्ज आता ही नहीं था। तो अगर हमें फील्ड यहां निकालनी होती थी तो इस पॉइंट के अंदर अगर हम कोई भी चार्ज ढूंढते कंडक्टर के लिए, तो इस पॉइंट के अंदर कंडक्टर के में कोई चार्ज होता ही नहीं क्योंकि सारा चार्ज उसकी सरफेस पे इकट्ठा था। इसलिए हम कहते इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे फील्ड जीरो होती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर फील्ड निकालनी है तो हमने एक स्फीयर बनाया और इसके अंदर जो है ये टोटल चार्ज जीरो नहीं है, इसके अंदर टोटल चार्ज कुछ ना कुछ है। अगर वो टोटल चार्ज मिल जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर का टोटल चार्ज मिल गया, जितना भी है वो सारा चार्ज इसके सेंटर पर रखकर अगर ये दूरी स्मॉल आर की है तो यहां पर फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इसमें कितना चार्ज है ये पता करना है। अगर इसमें रखा हुआ सारा चार्ज मिल गया वो हम सेंटर में रख देंगे और सेंटर में रखकर हम यहाँ पे फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर लिख लेंगे। तो हमें क्या पता करना है कि इसके अंदर कितना चार्ज, क्योंकि चार्ज को यूनिफॉर्मली बांटा गया है। तो जब भी चार्ज को यूनिफॉर्मली बांटा जाता है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, आपने एक बकेट में पानी भरा, आपने ग्लास में पानी निकाल दिया, तो जो ग्लास में पानी है उसका जो डेंसिटी है और जो बकेट का पानी था उसकी जो डेंसिटी सेम रहती है क्योंकि यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसी तरीके से इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पर हम ये यूज करेंगे कि जो चार्ज डेंसिटी होती है यहां पे हम यूज करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्यों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में, और इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां पे हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज बाय वॉल्यूम। ठीक है, चार्ज बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मास डेंसिटी होती है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज बाय वॉल्यूम। और अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका मतलब रो जो है वो कांस्टेंट है। अगर रो कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा चार्ज कैपिटल क्यू का 4/3 पाई आर क्यूब के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड था और स्मॉल क्यू का जो चार्ज है वो कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, छोटा चार्ज बाय छोटा वॉल्यूम। यहां से स्मॉल क्यू की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। एक बार हमको स्मॉल क्यू की वैल्यू मिल गई, अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें इसके अंदर का चार्ज मिल चुका है तो इस चार्ज की वैल्यू जो स्मॉल क्यू की है ये सारा चार्ज हम इसके सेंटर पे रख देंगे और उस क्यू के वजह से यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर क्यूब। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी आती है और यही इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे रख देंगे कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, के क्यू बाई आर क्यूब इनटू स्मॉल आर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज हो गई, एक
वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में है। ये दोनों चीजें वही रही जो कंडक्टर के लिए थी। कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती थी, लेकिन इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है। अब अगर ध्यान दें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाते हैं स्मॉल आर के साथ, ठीक है, कंडक्टर के लिए भी बनाते हैं और इसके लिए भी बनाते हैं और दोनों में अंतर समझते हैं। इसके लिए अगर हम बनाते तो आप देख सकते हैं कि जब तक आप स्फीयर के अंदर हैं, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और जब ये स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर, मतलब जब तुम सरफेस में पहुंच जाओगे, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी? सरफेस पे पहुंचने पर क्या स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, और स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तो फील्ड स्मॉल आर रखोगे तो यही फील्ड आ जाएगी, और ये फील्ड होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये सरफेस की फील्ड है सबसे ज्यादा। और जब तक तुम स्फीयर के अंदर होते हो इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाती है। स्फीयर के बाहर निकलते ही ये फील्ड घटने लगती है, और अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके? 1/r² के, और ये जीरो की तरफ टेंड करने लगती है, ठीक है। ये ग्राफ बना है इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले स्फीयर के लिए। क्या अंतर है कंडक्टर और इसके ग्राफ में? बस एक ही जगह अंतर आता है, कहां पर? ये वाला। कंडक्टर में ये वाला टर्म कितना होता था? जीरो। अगर कंडक्टर में ये वाला टर्म जीरो होता था तो कंडक्टर के ग्राफ में ये ऐसे बनता और बाकी ये वाला पार्ट ऐसे ही आ जाता, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कंडक्टर का बनाते, ठीक है, तो अगर हम कंडक्टर का बनाते तो रेड कलर जो है ये कंडक्टर के लिए बनाया गया है ग्राफ, और जो ब्लैक कलर से ग्राफ बनाया गया है ये बनाया गया है इसके लिए। किसके लिए? जिसमें हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना, ठीक है। तो दोनों में बस एक ही अंतर आता है कि नॉन कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो होती है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि भाई ठीक है हमने चार्ज को पूरे वॉल्यूम में बांटा है तो क्या करना है। अब इसमें भी कई वेरिएशंस हो सकते हैं, ठीक है। और कभी कभार हो सकता है कि आपको, जैसे मैंने कैपिटल क्यू दे दिया है इसकी वैल्यू, हो सकता है कि आपको कहे कि ये इसकी डेंसिटी दे दे, चार्ज डेंसिटी दे दे। चार्ज डेंसिटी का मतलब आपको चार्ज कैपिटल क्यू दिया हुआ है तो ये फॉर्मूले हैं, क्यू के टर्म, कैपिटल क्यू के टर्म में सारे फॉर्मूले हैं। हो सकता है कि मैं कैपिटल क्यू ना देके रो दे देता, तो रो के टर्म में भी फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो रो के टर्म में क्या फॉर्मूले आते हैं वो हम सीखते हैं अभी, ठीक है। और ये भी सीखते हैं कि और भी इसमें क्या क्या चीजों का चेंज किया जा सकता है। अगर हम को ये कहा जा रहा है कि रो जो है ये है चार्ज बाय वॉल्यूम, इतना है, ठीक है। तो Q को हम लिख सकते हैं कितना? 4πr³/3 इंटू रो, ऐसा लिख सकते हैं हम Q को। तो जो भी फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगर हम उन फॉर्मूले में कैपिटल Q की जगह उस वैल्यू को पुट कर दें, रो अपॉन 3ε0 इंटू, यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे इतना आया था, ये बन जाएगा r³/r², ठीक है। ये फॉर्मूले हैं रो के टर्म में। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको ये नहीं भी याद है तो चलेगा, ठीक है। अगर आपको ये याद है तो उसे अपने आप मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आपको फील्ड का फॉर्मूला क्यू के टर्म में लिखना है या फील्ड का फॉर्मूला रो के टर्म में लिखना है। तो जिस तरीके की डिमांड है क्वेश्चन की, जो दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या रिलेशन है क्यू और रो में? क्यू की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 4/3πr³ इंटू रो। तो क्यू को हम रो में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं और ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब ये सीखते हैं कि चार्ज जो है ये हम किसी स्फीयर के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहे हैं,
लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन on in the volume of non conducting sphere। ऑब्वियसली नॉन कंडक्टिंग स्फेयर ही होगा, क्योंकि कंडक्टिंग स्फेयर होता तो चार्ज सरफेस में आता, नॉन कंडक्टिंग है तभी चार्ज पूरे वॉल्यूम में आएगा। तो अगर हमारे पास एक ऐसा स्फेयर है जिसमें चार्ज हमने पूरे वॉल्यूम में बांटा तो है, लेकिन ये चार्ज यूनिफॉर्मली नहीं बांटा। यूनिफॉर्मली नहीं बांटा इसका मतलब हो सकता है कि चार्ज मैंने सेंटर के नजदीक ज्यादा बांट दिया और सेंटर से दूर कम बांट दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर तो रहे हैं, लेकिन ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको बताएगा कि किस तरीके से बांटा गया है। उसके लिए मान लो आपको लिखा गया है कि चार्ज डेंसिटी जो है वैरीज एज रो एज ए फंक्शन ऑफ आर। इसका मतलब यह है कि रो जो है, जो चार्ज डेंसिटी है, वो आर पर डिपेंड करती है और वेरिएशन इसका किसी ना किसी तरीके से होगा। हो सकता है लिखा हो a प्लस बी आर या 1/r² या k/r³ या k, कुछ भी, मतलब रो जो है वो आर पर डिपेंड कर रही होगी, ये हमको दिया। अब अगर हमें निकालना है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगेन दो जगह होती हैं, एक होता है बाहर, एक होता है अंदर। सरफेस में निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर अगर तुम्हें पता है तो वो जो बाहर तुमने निकाला है स्मॉल आर, उसकी जगह कैपिटल आर रख दोगे तो सरफेस आ जाएगा। तो बेसिकली हमें अंदर पे फील्ड निकालनी है और बाहर पे फील्ड निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालनी है उसको समझते हैं। पहले तो आप ये समझें कि जैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अगर स्मॉल आर के रेडियस का स्फेयर है तो वॉल्यूम कितना लिख सकते हैं? अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, dv/dr कर दें, तो 4/3 पाई 3r² आ जाएगा। ठीक है, तो dv की वैल्यू हो जाएगी 4πr² dr। ये बात याद है। ये बताता है कि अगर हमने एक छोटा सा इस तरीके से एक छोटा सा हॉलो स्फेयर लिया है, ठीक है, इस तरीके से एक छोटा सा हॉलो स्फेयर लिया है। ऑब्वियसली इस हॉलो स्फेयर की कुछ थिकनेस तो है ही। ये जो हॉलो स्फेयर लिया है ये यहां से r की दूरी पर है और इसकी जो थिकनेस है ये dr के बराबर। ठीक है, थिकनेस dr के बराबर। तो इस छोटे से जो हॉलो स्फेयर आपको दिख रहा है, इसका जो वॉल्यूम है वो dv है। कैसे आया वॉल्यूम? 4πr² का सरफेस एरिया इनटू थिकनेस dr, तो dv इज इक्वल टू 4πr² dr। ठीक है, इस छोटे से स्फेयर में भी तो कुछ चार्ज होगा, कुछ चार्ज पूरे वॉल्यूम में बांटा गया है। और इस छोटे से स्फेयर के पास अगर मान लो कुछ चार्ज है, वो चार्ज अगर मैं dq का लिखता हूं तो हमें यह पता लगाना है सबसे पहले कि इसके अंदर जो चार्ज है dq का वो है कितना। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे उस चार्ज को? तो उसके लिए हमें इसी का यूज करना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो की वैल्यू जैसे जैसे दूर जा रहे हैं बदलती जा रही है। यहां पर जब रो पहुंचेगा, यहां पे जब पहुंचोगे तो यहां पर स्मॉल आर की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और स्मॉल आर की कुछ वैल्यू होगी तो रो की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो उस जगह पर रो की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि यहां पर चार्ज कितना है dq का, वॉल्यूम कितना है dv का, और वहां पे चार्ज डेंसिटी की वैल्यू रो की कुछ ना कुछ होगी r के फंक्शन में। तो dq जो चार्ज है ये रो एज ए फंक्शन ऑफ r इंटू dv लिख सकते हैं। इसका मतलब dq का जो चार्ज है उसको हम लिख सकते हैं, ये अगर लिख दिया जाए तो ये आ जाएगा रो एज ए फंक्शन ऑफ r इंटू 4πr² dr। यहां तक हम पहुंच गए। ठीक है, मैं आपको वो स्टेप बता रहा हूं जिस स्टेप के आगे आपको न्यूमेरिकल करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर करना है तो ये स्टार्टिंग से ऐसा करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें चार्ज डेंसिटी वैरी कर रही है तो एक पार्टिकुलर स्टेप तक मैं आपको पहुंचा देता हूं,
उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना बाकी रह जाता है। ठीक है, अगर डी क्यू इतना निकल गया, ठीक है, तो अब हमें आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर में फील्ड निकालनी है मान लो। ठीक है, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर में फील्ड निकालनी है, और दूसरा हो सकता है कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर में फील्ड निकालनी। इक्वल टू में निकालनी है तो क्या करना है, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर लिख देना। अगर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर में फील्ड निकालनी है, मतलब तुम्हें स्फीयर के अंदर के किसी पॉइंट में फील्ड निकालनी है। और जैसा हमने सीखा अभी तक, इस डायग्राम में अगर हम वापस आए, आपको किसी भी जगह फील्ड निकालनी होती है तो आपको क्या देखना होता है, यहां पे फील्ड निकालनी है अगर, तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है ये पता होना चाहिए। जहां पर फील्ड निकालनी है उसके अंदर का टोटल चार्ज पता होना चाहिए। dq तो ये चार्ज है, अगर हम इसके अंदर का टोटल चार्ज निकाल लेंगे तो फील्ड आ जाएगी। और इसके अंदर का टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, इसके अंदर का टोटल चार्ज निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dq से, कहां से कहां तक, जीरो से स्मॉल आर। अगर फील्ड अंदर निकालनी है, जीरो से स्मॉल आर तक इसको इंटीग्रेट करना है, या हम इसको सीधे सीधे कह दें कि जो q का चार्ज होगा ये इसका इंटीग्रेशन होगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, रो एज ए फंक्शन ऑफ आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, कहां से कहां तक, जीरो से आर। एक बार ये आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अब लिख देंगे के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, एक बार आपको पता चल गया उसके अंदर कितना चार्ज है, फील्ड की वैल्यू के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। और वहीं अगर फील्ड तुम्हें निकालनी है बाहर, तो यही फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। वही चीज रहेगी, रो एज ए फंक्शन ऑफ आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। लेकिन अब हमको पूरा चार्ज चाहिए। ठीक है, अगर हमको पूरा चार्ज चाहिए तो पूरा चार्ज कहां से कहां तक है, पूरे स्फीयर में है, तो जीरो से कैपिटल आर तक का इंटीग्रेशन, और एक बार हम वो निकाल लेंगे तो फील्ड का फॉर्मूला लिख देंगे के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अगर सरफेस में निकालना है तो चाहे यहाँ पे स्मॉल आर को कैपिटल आर रख दो, या यहाँ स्मॉल आर को कैपिटल आर रख दो। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें ये चीज याद होनी चाहिए कि ये क्या टर्म लिखा है, फिर हमें इसको इंटीग्रेट करना होता है। अंदर के पॉइंट पे जीरो से स्मॉल आर तक इंटीग्रेट करना होता है, बाहर के पॉइंट पे स्मॉल से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करना होता है। वो जो चार्ज आया है के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर लिख दोगे, या के क्यू बाई स्मॉल आर यहां लिख दोगे। ठीक है, इसको एक प्रॉब्लम से हम रिलेट करके समझ सकते हैं कि कैसे आया है। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मान लो मैं यही लिख देता हूं कि चार्ज डेंसिटी varies as rho is equal to a into small r, where a is constant and r is distance from center. Find electric field due to this distribution. ठीक है, तो बेसिकली हमें यहां पे रो की वैल्यू दी है कि रो कैसे वैरी कर रहा है। रो इज इक्वल टू ए इंटू स्मॉल आर, कुछ भी दे सकता है। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं जेई में, नीट में भी आया हुआ है, जिसपे कोई भी वेरिएशन दे सकता है। कोई भी वेरिएशन दे दे, आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। ठीक है, अब अगर हमने जो सीखा, हमने ये सीखा कि रो एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल आर अगर हमको पता है तो हम उसकी वैल्यू को पुट करना है। तो अगर हम यहाँ पर आ जाएं और हम इसकी वैल्यू को पुट करें, अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और इसकी वैल्यू को पुट करता हूँ, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ रो एज ए फंक्शन ऑफ R, कितना लिखा हुआ है, A इंटू आर, फिर कितना है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन, जीरो से स्मॉल आर, कितना हो जाएगा, A कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 4 पाई कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा आर क्यूब डी आर, जीरो से कैपिटल, जीरो से स्मॉल आर, फिर क्या बचेगा 4 पाई A, इसका इंटीग्रेशन r की पावर 4 बाई 4, 4 4 कैंसिल, पाई A r की पावर 4, ये मिल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, अगर आपको Q मिल गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा के क्यू
बाई आर स्क्वायर। अच्छा क्यू निकाल चुके हो तुम, ये क्यू निकाल चुके हो, पुट कर दोगे के पाई ए आर की पावर 4 बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी के पाई ए आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी फील्ड की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब अगर हम वही फील्ड निकाल रहे होते इस केस के लिए कि कहां पर कितना आता, स्मॉल आर कैपिटल आर, तो सब कुछ सेम रहता। वही इंटीग्रेशन जो मैंने लिखा है वो दोबारा लिखते आप, और ये लिख देते कि कैपिटल क्यू जो होता वही इंटीग्रेशन, सब कुछ सेम है। ए आर रो की वैल्यू ए आर यहाँ भी थी, यहाँ भी है, बाकी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वहां भी था, यहाँ भी है। बस अंतर क्या है, इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर। आपको इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर अगर हमने किया तो क्या क्या कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब डी आर 0 से आर, तो ये हो जाएगा a इंटू 4 पाई आर की पावर 4 बाई 4, और ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा a इंटू पाई इंटू आर की पावर 4। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बाहर के पॉइंट पे क्या बताया था, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो k इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है, a पाई आर की पावर 4 बाई आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई एट एनी पॉइंट आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, ऑन द सरफेस निकालना होता तो चाहो तो इस स्मॉल आर को कैपिटल आर रख दो, जैसे स्मॉल आर को कैपिटल आर रखोगे तो क्या यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर बचेगा, या यहां से निकालना होता, यहां भी स्मॉल आर को कैपिटल आर रख दो, कैपिटल आर स्क्वायर, तो चाहे यहां से निकालो यहां से निकालो, सरफेस पे अपने आप निकल जाएगा। लेकिन हाँ, अंदर निकालना है तो इंटीग्रेशन 0 से स्मॉल आर करना है, बाहर निकालना है इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर करना है। फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर के लिए नीचे स्मॉल आर स्क्वायर आता है, बाहर के लिए नीचे क्या आता है, बाहर के लिए भी नीचे स्मॉल आर स्क्वायर ही आता है, और फिर हम यहाँ से फील्ड की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है।